नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज काबीना का इजलास था, कुछ बहुत अहम फैसले हुए। उसमें ख़ास तौर पे ऑयल रिफाइनरी के हवाले से जो सऊदी अरब का और सऊदी और पाकिस्तान मुआहदा जो है हुआ है, इसके ऊपर एक सवाल जो हम उठा रहे हैं, जो नज़र आता है, वो ये है कि आइदर ये सऊदी हुकूमत के साथ हुआ है या ये सऊदी इन्वेस्टर के साथ हुआ है। क्योंकि माजी में एक मुआहदा LNG का भी हुआ था और कहा गया था कि वो कतर हुकूमत के साथ हुआ है। फिर साबित हुआ वो चीज़ आ गई सामने और वो एग्रीमेंट भी सामने आ गया, जिसे छुपाया गया वो आ गया, जिसमें पता चला कि वो कतरी हुकूमत नहीं थी बल्कि ओपन मार्केट में किया गया था। किसी कतरी के साथ ज़रूर हुआ होगा। इसके साथ साथ कुछ बैंक हैं जिनके हेड को हटा दिया गया है, और वो है ज़रई बैंक और SME बैंक है और फर्स्ट वुमेन बैंक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकाज़ा था और वो था गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से था, जिनके बारे में बड़े क्वेश्चन मार्क हैं कि जी उन्हें हटाया जाए। बहुत अहम इदारों से जो सरबराहों को हटाने की बात की जा रही थी PTI की हुकूमत की, वो अभी तक उसको अमल दरामद नहीं आ रहा है। जैसे नादरा का चेयरमैन, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कहा गया था कि जी इसे फ़ौरन हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक 45 दिन हो गए, जबकि उसकी इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट भी है लेकिन उसे हटाया नहीं जा रहा है, और बहुत सारे एलिगेशंस भी मौजूद हैं। तो बहुत अहम इदारे हैं, OGDCL है, OGRA है, PSO है, इन तमाम अहम इदारों के में जो मौजूद लोग हैं, जिनके नैब में भी केसेस हैं, ECL में भी है, लेकिन अभी तक उनको हटाया नहीं जा रहा है। आया इमरान खान साहब जो हैं, उनको ये तमाम फैसले करने हैं, दुश्वारी हो रही है, क्या विद इन द पार्टी इनकी जो है वो ये दुश्वारी है या बाहर दुश्वारी हो रही है? लेकिन ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि जो फैसले सख्त जल्दी होने हैं वो बाद में और अगर तूल दिया जाएगा तो मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। तो इस पे भी बात करेंगे। एक और चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि जी पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद PTI में दर पर्दा नज़र आता है पार्लियामेंट में, जब वज़ीर आज़म का जो है वो आपके इंतखाब होता है या सदर का इंतखाब होता है। लेकिन पार्लियामेंट के बाहर पीपल्स पार्टी और PMLN का अभी जो इलेक्शन है उस पर इत्तेहाद नज़र आ रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों कश्ती पे पीपल्स पार्टी सवार है या ये सिर्फ एज्यूम किया जा रहा है इस तरीके से। इसी तरह ज़िमनी इंतखाबात में जो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी और PMLN मिल गए हैं या मिल चुके हैं, तो उस सूरत हाल में फ़ायदा किसको पहुँचेगा, नुकसान किसको पहुँचेगा? क्योंकि माजी में देखने में आया है कि कुछ नुकसानात भी हुए पीपल्स पार्टी और PMLN के करीब आने की बुनियाद पर। इसी तरह से कराची में हम देखते हैं कि जनाब इत्तेहाद है दो पार्टियों का, PTI और MQM का, लेकिन यह है कि सीट एडजस्टमेंट के बजाय दोनों एक दूसरे की मुखालफत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि पंजाब में PTI ने PMLQ के साथ सीट एडजस्टमेंट की, तो यहाँ क्यों नहीं? इन इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत अहम गेस्ट हैं, और वो गेस्ट हैं जनाब इस वक्त स्टूडियो हमारे पास हैं सैयद अमीनुल हक, MNA है, तर्जुमान मुत्तहदा कौमी मंड। आपका शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बड़ा नाम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। चौधरी जाफ़र इकबाल, साबिक वज़ीर मुमलिकत मुस्लिम लीग नून, आपका ये बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया सर। और उस्मान डार, सेंट्रल डिप्टी सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं ज़रा सा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, बहुत अहम पॉइंट ऑफ व्यू है। अख्तर मैंगल साहब जो हैं BNP के सरबराह, वो हमारे साथ इस वक्त फ़ोन पे हैं। हालांकि इस वक्त वो बलूचिस्तान के किसी ख़ित्ते में हैं जहां आवाज़ जो है मध्यम है, फिर भी उनका शुक्रिया, उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मैं ले लूँ। अख्तर मैंगल साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही डॉक्टर साहब, बिल्कुल। अख्तर मैंगल साहब, आज काबीना ने जो है वो गवादर में ऑयल रिफाइनरी के लिए पाक सऊदी शराकतदारी के मुआहदे की मंजूरी दे दी। एक तो ये दे दी है, दूसरी हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि रैकोटेक के हवाले से भी वो मुआहदे पे जा रहे हैं। माजी में हमने देखा है कि मुशर्रफ साहब के दौर में सैंडेक जो बहुत ही अहम मादनियात था, उसका मुआहदा चीन के साथ हुआ, जिसका बज़ाहिर बलूचिस्तान के लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं रहा, ना अब तक है। तो क्या आप इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इस मुआहदे में जो अभी हुआ है
ऑयल सिटी ग्वादर, और दूसरा जो रेकोडेक का होने जा रहा है, उसमें आपको एतमाद में, बलूचिस्तान हुकूमत को एतमाद में या बलूचिस्तान के लोगों को एतमाद में लिया गया है सर? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, मैं एक बात की वजाहत भी आपके साथ करता चलूँ। अगर हमारे उन 6 नुकात को देखा जाए, उसमें रेकोडेक और ग्वादर और साइल और वसाइल के जो नुकात शामिल हैं। कुछ दिन पहले जब मैं इस्लामाबाद में था, हाई लेवल की इनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी, इसमें परवेज खटक साहब उसको प्रोजाइड कर रहे थे और मिनिस्टर पेट्रोलियम भी उसमें थे। उसी दिन सुबह हमने एक न्यूज दी थी कि ऑयल रिफाइनरी या ऑयल सिटी बनाई जा रही है ग्वादर में, और रेकोडेक को जो है सऊदी हुकूमत के जरिए जो वहां पर काम किया जा रहा है। तो जब हमने उन लोगों से इसकी वजाहत चाही तो वो बिल्कुल उससे बेखबर थे और यहाँ तक के कहा कि जी ये सिर्फ अखबारी न्यूज है, ऐसी कोई बात नहीं। एक तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि जो वज़रा हैं या उनके जो जिम्मेदारान हैं, उनमें से एक वजीर का एक स्टेटमेंट आता है तो दूसरे जो हमारे मोहतरम हैं उनका कोई उससे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आता है। एक तो ये सब एक पेज पर, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब एक पेज पर है। दूसरा डॉक्टर साहब, जो मुआहदात हमसे किए हैं वो हमसे नहीं किए हैं। जो आप देखें जो रेकोडेक और टेंडर, ये प्रोविंशियल मैटर्स हैं। 18 अमेंडमेंट से पहले भी और 18 अमेंडमेंट के बाद बिलखुसूस आर्टिकल 172 ये सूबों के इख्तियार में होता है कि जो भी अपने मिनरल्स हैं उस इलाके में पाए जाते हैं, वहाँ की सूबाई हुकूमत की कंट्रोल में होने चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम कि सूबाई हुकूमत से उन्होंने राब्ता किया या एतमाद में लिया है नहीं लिया, जो मुझे नहीं लगता। और जो हम उनके एहतियाती हैं, हमें उन्होंने बोर्ड में ऑन बोर्ड नहीं लिया, तो मुझे नहीं लगता कि सूबाई हुकूमत को भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया हो। तो सर यहाँ पर एक सवाल जरूर मैं आपसे रखूंगा कि अगर ये आपको एतमाद में लेके नहीं किया गया, ये सूबाई मसला था, सूबाई हुकूमत की तरफ से भी कोई सूबाई काबीना में इसकी जो है मंजूरी नहीं हुई है, वफाकी काबीना में हुई है, आइन के आर्टिकल 172 का आप हवाला दे रहे हैं, तो अगर ये मुआहदा जैसे कि आज काबीना में अप्रूव हो गया है और आपको एतमाद में भी नहीं ले गया और आपसे कहा गया था कि जी उनके वज़रा ने कि ये सब गपशप है, तो अब तो हकीकत हो गई है, तो अब इसके बाद आपका क्या अमल होगा सर? कहाँ क्या करेंगे आप इसके ऊपर? आइदर प्रोटेस्ट करेंगे? जी साहब, देखें, हमने तो हद्दुल वसा कोशिश की है कि उनके साथ चलने की, और जहां तक उनको जरूरत हुई मुश्किल वक्त में हमने उनका साथ दिया, बगैर कोई मरात लिए हुए, बगैर कोई ओहदा लिए हुए। हमने जो नुकात रखे थे, अब ये तो कोई नहीं कहेगा कि जी बलूचिस्तान, हमेशा ये कहा जाता है कि जी बलूचिस्तान के जो क़यादत है वो बलूचिस्तान के मसाइल को सही तौर पर समझा नहीं सकती। अब तो ये गिला नहीं होगा, हमने उनको समझाया और अच्छी तरह उनको समझाया और उसके लिए वे फॉरवर्ड भी बताया कि जो नुकात हमने दिए थे उन पर अमल दरामद किया जाए तो बलूचिस्तान का मसला हल हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया आपका, आपने इतनी कैंपेन के दौरान इतनी दूर से हमें, और इम्पोर्टेंट बात थी, बहुत अहम थी क्योंकि आज ही डेवलपमेंट हुआ था। बहुत शुक्रिया। मैं उस्मान डार साहब की तरफ पहले चला जाता हूं, इससे पहले कि मेरे और भी मौजूदीन बैठे हुए हैं, इजाज़त लेके उनसे उस्मान डार साहब की तरफ, क्योंकि उस्मान डार साहब डेफिनेटली इसके ऊपर आप ज़रूर कमेंट्स करना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त ये एक अहम मसला आया। आप देख रहे हैं कि आप क्या इत्तेहादी का क्या रिएक्शन है। जी देखिए डॉक्टर साहब, अख्तर मैंगल साहब के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं सऊदी इन्वेस्टमेंट को लेके ग्वादर में बिलखुसूस, मैं आपको बताता चलूं, अभी तो एज सच जो भी बिज़नेस इन्वेस्टमेंट है सऊदीया के साथ या जो भी वो सरमायाकारी करना चाहते हैं, एक तो उनको दावत दी गई है
और अगर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना हो तो वज़ीर पेट्रोलियम सरवर खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि जब हम मुआहदा करेंगे तो बलूचिस्तान हुकूमत को इत्माद में ले कर मुआहदा किया जाएगा। तो ये तासुर देना कि शायद किसी सतह पे हम सूबाई हुकूमत को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और मुआहदा कर लिया है। देखें, डायरेक्ट फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, सी पैक में उनकी दिलचस्पी है, ऑयल सिटी की जो बात कर रहे हैं, ग्वादर की तकदीर बदल जाएगी इससे अगर ये इन्वेस्टमेंट करने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं। मुल्क के वसीतर मफाद में ये तमाम फ़ैसले किए जा रहे हैं। तो अख्तर मैंगल साहब की मैंने सारी गुफ्तगू सुनी है और मैं समझता हूँ कि इनके जितने भी तहफ़्ज़ात हैं वो बहुत जल्द दूर कर दिए जाएंगे। और सी पैक में भी देखिए, अगर आप वो जो पीछे चाइना और पाकिस्तान का जो मुआहदा है उसमें भी ऐसा कोई इन रिटर्न नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी उसमें नहीं आ सकती है। तो उसमें भी अगर वो आते हैं, अभी मुझे एग्जैक्ट जो इन्वेस्टमेंट का हुजम है उसका मैं तयन नहीं कर सकता कि वो कितने बिलियन डॉलर्स में हो सकती है और व्हाट सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे विल ब्रिंग इन। लेकिन ये तमाम तर जो फ़ैसले हैं ये पाकिस्तानी अवाम और मुल्क के वसीता मफादात में कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और ट्रांसपेरेंट होंगे। ठीक है, मैं यहाँ नहीं, यहाँ पर एक सवाल के सामने यहाँ एक सवाल जरूर उठता है। बहरहाल उसका जवाब यकीनन देना है कि आया कि 18वीं तरमीम के तहत ये जो वसाइल का मैटर होता है ये सूबाई मसला है आइन के आर्टिकल 172 के तहत, तो ये बलूचिस्तान काबीना में इसकी अप्रूवल होनी चाहिए थी, ना कि मरकज़ी काबीना में। हम आगे चलते हैं, एक छोटा सा आपसे इस पे इंफॉर्मेशन ले लूँ मैं, क्योंकि ये सवाल उठ रहा है। माजी में भी कहा गया कि कतर के साथ LNG का मुआहदा हुआ, फिर पता चला कि जनाब वो PSO के वेबसाइट पे लगा दिया गया वो मुआहदा खाकान अब्बासी साहब ने, और वो 21 अप्रैल 2016 को इमरानुल हक साहब जो हैं उनका मुआहदा लगाया गया PSO के MD का, जो और शिपमेंट जो है 2015 में आ गई थी। सवाल ये उठा कि भाई शिपमेंट 2015 में आ रही है और 2016 में 21 अप्रैल को इमरानुल हक अपॉइंट हो रहे हैं और मुआहदा उसका है, तो कैसे हो सकता है? बाद में पता चला कि नहीं जी, PSO के जो बाद में हमने ही निकाला और सबसे पहले हमें ये मसलन ये हासिल है रिस्पेक्ट या ये मुकाम या ये इज़्ज़त या ये सिलसिला कि हमने शाहिदुल इस्लाम साहब का वो मुआहदा ऑन एयर किया जो शेख रशीद साहब भी नहीं ला सके थे, कि जनाब शाहिदुल इस्लाम साहब ने 2015 में मुआहदा किया था और वो मुआहदा कतर से नहीं था, वो मुआहदा ओपन मार्केट में था। तो मेरा आपसे सवाल यहाँ छोटा सा बनता है, इसकी तमीद मैंने ज़रूर बांधी कि क्या ये मुआहदा जो लग रहा है, कहा गया था कि जी तवानाई के जो है मुशीर आएंगे, सऊदी कोई वजीर आएगा, तो वो नहीं आए, एक डेलीगेशन आया है सऊदी। तो क्या ये मुआहदा हुकूमत और सऊदी, वहाँ जो सऊदी इन्वेस्टर हैं उनके दरमियान हो रहा है या हुकूमत के दरमियान है? सिर्फ इतनी सी वजाहत। देखिए, पहले तो डॉक्टर साहब आप इसको कतर और सऊदी अरेबिया के साथ ना मिक्सअप करें, और इमरान साहब जैसे सैफुर रहमान साहब से आप वाकिफ़ ही हैं। इमरान खान साहब ने कोई ऐसा फ्रंट मैन नहीं रखा हुआ सैफुर रहमान साहब की तरह कि कतर के साथ जो मुआहदा किया जाएगा वो कौम के सामने नहीं होगा या पार्लियामेंट के सामने नहीं होगा। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है कि जो भी मुआहदा जिस हद तक जो एक कॉन्फिडेंशियल क्लॉज है उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन जो भी हुकूमत के साथ, सऊदी हुकूमत के साथ मुआहदा होगा वो आप लोगों के सामने रखा जाएगा, मीडिया को भी पता होगा, कौम को भी पता होगा, पार्लियामेंट को भी पता होगा, क्योंकि ये कोई हुकूमत अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं कर रही। जैसे माजी में मुआहदे होते रहे, आप भी जानते हैं कतर के साथ किस तरह के मुआहदे हुए, फिर जिन किक्सबैक्स का जिक्र भी हो रहा है। तो पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसका वसीतर मफाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। मैं आता हूं जाफर इकबाल साहब की तरफ आ जाता हूं। जाफर इकबाल साहब, ये जो आपका इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी से जो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से है, इसमें आप क्या समझते हैं कि इस इत्तेहाद का आपको फ़ायदा होगा, पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा, और क्या वजूहात है कि ये इत्तेहाद हमें पार्लियामेंट में नज़र नहीं आता है?
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो इशू जिस पे डिस्कस हो रहा है, अख्तर मैंगल साहब ने बात की और उस्मान डार साहब बेचारे बग़ैर मालूमात के और गुजारा करना चाह रहे थे, और गुजारा ऐसे नहीं होता, हुकूमतें करने के लिए मालूमात चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो जिनके बारे में कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का कोई फ्रंट मैन नहीं होगा, फ्रंट मैन तो क्या, उन्हें कुछ समझाने वाला भी कोई नहीं है। पहले कह दिया जी सी पैक का हिस्सा बनने जा रहा है सऊदीया, और कल की अखबार में सुर्खी थी बहुत बड़ी, बहुत पहले सफ़े पे पूरे 4 कॉलम के ऊपर लिखी हुई थी, और मिनिस्टर इनका कह रहा है कि नहीं सऊदीया जो है वो सी पैक का हिस्सा नहीं होगा। अब इनसे ज़रा पूछ लें कि इनके वज़ीर आज़म की बात ठीक थी या इनके मिनिस्टर साहब ठीक फरमा रहे हैं। अभी जो वो बता नहीं पा रहे कि कौन आया है कौन नहीं आया, वो इनको मालूम ही नहीं, और मैं इनको मालूमात फ्राहम कर देता हूँ, बता देता हूँ कि काबीना में आज सिर्फ इतना सा हुआ कि हमें सऊदी अरब के साथ इन चीज़ों के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। मुआहदे कब होंगे वो भी आगे की बात है, शायद इन्हें हुकूमती काम काज का और काबीना की वर्किंग का भी इतना मालूम नहीं, या इनपुट लेकर नहीं आते, बता नहीं पाते। अभी तो ऐसा सरमायाकारी की बात हुई है, तो आज यही मैं कह रहा हूँ डार साहब, यही मैं आपके लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ कि आज मुआहदे का कोई बात नहीं हुई काबीना में, आज सिर्फ इजाज़त मिली है कि आप सऊदीया से बातचीत कर सकते हैं। और दूसरी बात, जिस ऑयल रिफाइनरी के ऊपर आप जिसके फजूयो बरक़ात बता रहे हैं, ज़रा ये भी कौम को बता दें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने सी पैक की जब बुनियाद रखी तो उस ऑयल रिफाइनरी के लिए जगह एक्वायर की जा चुकी है, वो पहले जगह ख़रीदी जा चुकी है, उसके सेक्शन 4 हो चुका है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को पैसे जा चुके हैं, वो एक मुल्की सतह का प्रोजेक्ट है, उसे आगे बढ़ना चाहिए। इन्वेस्टमेंट किसकी, ये भी आज आपकी हुकूमत है, आप उसके ऊपर जो है फैसला कर लीजिए, लेकिन खुदारा ऐसा ना कीजिए कि आज एक बात कहते हैं कल आप दूसरी बात। अब डॉक्टर साहब आपका जो सवाल है जिसमें आपने कहा कि हम क्या खोएंगे क्या पाएंगे, एक तो अपोजिशन में रहते हुए हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि जितनी जमातें भी स्पीकर साहब की लेफ़्ट साइड पे बैठती हैं, जो अपोजिशन कहलाती हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंसस पैदा कर सकें मुख्तलिफ इशूज़ पे जो असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर पैदा होंगे। उन्हीं में से एक हालिया इलेक्शन भी है कि इलेक्शन के अंदर गवर्नमेंट के और अपोजिशन के कैंडिडेट्स जो हैं, अपोजिशन के मुश्तरका कैंडिडेट जितने मैक्सिमम आ सकें और ताकि बेहतर अंदाज में हम आगे चल सकें, ये उसी का एक हिस्सा है। इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई वो भी उसके ऊपर भी कंसेंसस पैदा, पीपल्स पार्टी जो है वो आगे बढ़ी और उन्होंने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया, बाकी सारी जमातें भी साथ हैं, तो ये केस टू केस चलेगा और इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं। इसमें फायदा जो है वो दोनों को मिलेगा। चलिए मौला बख्श चांडियो साहब, जी आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी आपकी तो आ रही है। जी सर, मैंने सवाल किया था वो आपके सामने है, अगर उसका जवाब आप दे दें सर। मैं छोटी सी गुजारिश करूं कि पहली बात तो मैंगल साहब ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और जो अपनी बात बताई है, तकलीफ बताई है, पहली तो वो जायज़ है। अपने काम के लिए उनसे मुआहिदा भी हुआ, सारे लुकात उन्होंने देखे भी, अब वो भूल गए कि किसी जमायत के साथ मुआहिदा हुआ। रिकॉर्डिंग एक सूबाई मामला है और मैं इस तफसील में नहीं जाता। 18वीं तरमीम के खिलाफ ये आस्ता आस्ता कदम बढ़ा रहे हैं, जो अच्छा नहीं होगा, नुकसान होगा इससे सारे माहौल को और जमहूरी अमल को, कि वो अगर इस 18वीं तरमीम के खिलाफ जाएंगे और उसको कोई वापस लेंगे या किसी इदारों को लेंगे। अभी भी बहुत सारे इदारे हैं जो डिवॉल्व नहीं हुए हैं और उसके लिए आवाज़ उठ रही है और उसको आना पड़ेगा। नंबर 2, ये सही कह रहे हैं जाफ़र इकबाल साहब, मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर साहब मेरे भाई हैं, इनको वाकई कुछ पता नहीं है। आपके सवाल का जवाब दे दिया। डॉक्टर साहब डेलीगेशन आया, हुकाम आए, हुकाम सऊदी, जनाब सऊदी हुकाम की बात नहीं है, इतने बड़े काम के लिए आए, ज़रूर कोई अथॉरिटी होगी, ज़रूर कोई बातचीत होगी। ऐसे के इन्होंने बड़ी शादियाँ ने बजाए, बड़ी खुशियाँ, और जी सऊदी अरब हो गया है, अब सारी अखबारें भरी हुई हैं, जी सऊदी अरब तीसरा पार्टनर हो गया, ये जी हो गया, वो हो गया, वो लो जी, वो कल उनकी आ गई कि जनाब जी हम अभी नहीं गए, वही तैयार नहीं है। असल में बात मैं बताऊं डॉक्टर साहब, इस हुकूमत ने अपने क़याम से लेकर आज तक कोई संजीदा फैसला किया ही नहीं, और अगर जो फैसला किया उस पर मुस्तहकम रहे ही नहीं।
इनका कोई फैसला मुस्तहकम नहीं। ये जगह बेचना हमारा मसला नहीं है, ये भैंसें बेचना हमारा मसला नहीं है। पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी बात करें वजीर आज़म साहब। अभी टाइम तो दे सर, अभी 40 दिन तो हुआ है सर, बयान दे देते उन्हीं को ही तो 40 दिन तो हुआ है सर, उनको अभी टाइम तो दे सर। आप क्या चाह रहे हैं सर? के लिए 2 दिन 70 साल की खराबी को वो 40 दिन में कैसे तय करें? मैं डॉक्टर साहब चाडियो साहब से पूछ लेता हूँ, मकबूल बना सकते हैं? जी 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 जरूर पूछिएगा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। एक ब्रेक पे जाना है मुझे, ब्रेक पे फिर अमीन साहब को भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। लेकिन एक बड़ा काम हुआ है आज, मैं की भी निशानदेही जरूर करूंगा और मेरा ख्याल है चांडियो साहब भी और जनाब हमारे जाफर साहब भी इसको और अमीन साहब भी लाइक करेंगे कि जो वजीर खजाना को सवाबदीदी इख्तियार दिया गया था कि वो इदारों में जिसको चाहें लगा दें, वो इस काबीना ने छीन लिया है उनसे और वजीर खजाना से ये इख्तियार छीन कर ये दोबारा ये दे दिया है कि किसी को लगाने से पहले वजीर आजम की अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बड़ा फैसला किया है काबीना ने और ऐसे फैसले जिसके बारे में हम सुनना चाह रहे थे उनमें से ये चंद फैसले आए हैं, तो उम्मीद की जाती है कि जल्द फैसले होंगे। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। अमीन उल हक साहब, एक इत्तेहादी की तो हमने अभी बात सुनी अख्तर मैंगल साहब की, आप भी इत्तेहादी हैं, आपका भी मैं देख रहा था कि आपने टैक्स नेट के हवाले से बात की, तालीमी इमरजेंसी की हवाले से बात की, जामियात में शदीद माली मुश्किलात हैं उसके हवाले से बात की और जो अहम मंसूबे हैं उसके हवाले से बात की। तो लगता यह है कि हुकूमत इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे रही है, फेडरल हुकूमत। और दूसरा ये कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से 2 मिनिस्टर की बात की गई थी क्योंकि फ़रोग नसीम जो हैं वो तो उनकी चॉइस थी। तो क्या वजूहात है कि एक और मिनिस्ट्री जो है जबकि तोसी हो रही है आगे भी और हुई है, उसमें एमक्यूएम को दूसरा जो मिनिस्टर वो नहीं दिया गया और ख़ास तौर पे जो पोर्टफोलियो था वो जुल्फी बुखारी को दे दिया गया, इस पे आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? एमक्यूएम पाकिस्तान का हमेशा से शेवा रहा है कि वो कभी वजीर, मुशीर या गवर्नरशिप नहीं मांगती है, बल्कि वो जैसे कहते हैं कि अपने शहरियों के, अपने वोटर के और अपने सपोर्टर के मसाइल हल कराना चाहती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हमारे सेकंड फेज में बातचीत हुई तो 2 वजारत की बिल्कुल बात की गई थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई जो पार्टी के कन्वीनर भी अल्हम्दुलिल्लाह आईटी के फेडरल मिनिस्टर हैं और हम समझते हैं कि जो एक आपकी मिनिस्ट्री थी जो कि जुल्फी बुखारी को दे दी गई। हाँ, मैं समझता हूँ कि जो कमिटमेंट पीटीआई ने एमक्यूएम के साथ किया है डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से या बाकी मसाइल के हवाले से, तो हाँ वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उसको जरूर पूरा करेगी। तहफ़्फ़ुज़ात हो गए आपके या नहीं हो गए? देखिए, इसको तहफ़्फ़ुज़ात तो कहेंगे ना कि जनाब ये काम भी नहीं हो रहा है और जो आपने वादा किया था मिनिस्ट्री वो भी नहीं दे रहे हैं, आपको एतमाद में नहीं ले जा रहा है, कल तोसी हो रही है नए वजीरों की। दानिश भाई, वजारत मुशीर के हवाले से मैं नहीं समझता कि हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मिले तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम अर्बन डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से बड़े कीन हैं कि उस पे काम होना चाहिए। उस पे काम नहीं हो तो फिर आप रिजर्वेशन होगी। बिल्कुल, मैं आगे चल के बात करूंगा। मैं डार साहब की तरफ आऊंगा। डार साहब, आप जो भी जवाब देना चाहें, लेकिन सर मैं एक सवाल जरूर रखना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा आपसे और जानना चाहूंगा कि क्या क्योंकि मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, 70 साल की चीजें, बड़े मजबूत ब्यूरोक्रेसी है, इदारों के सरबराह बहुत ताकतवर लोग हैं, लेकिन कहा यह जाता है, जितना हमने स्टडी की है, कि इस किस्म की तोड़ फोड़ जो है वो अर्ली होती है, पूरी आवाम आपके साथ खड़ी है और लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक के बजाय ज़रई बैंक, वुमेन बैंक, एसएमई बैंक, उस पर तो चेंजिंग कर दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर स्टेट बैंक है जिसके क्वेश्चन मार्क है, आपने भी उठाया हुआ है। दूसरी तरफ नादरा का चेयरमैन है, ओजीडीसीएल है, पीएसयू है, ओगरा है, ये इतने इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट है जहां पर मुल्क की मईशत बेस करती है, उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या इमरान खान को कोई दबाव है बाहर से या उनके अपने लोग जो हैं वो दबाव डाल रहे हैं कि फैसला मुश्किल नहीं कर पा रहे हैं?
जी क्या कहते हैं डार साहब? डॉक्टर साहब, आपकी बात पे आने से पहले मैं सिर्फ चंद सेकंड लूँगा। ये मेरे दोनों भाई PMLN और पीपल्स पार्टी वाले बार बार कह रहे थे, शायद मैं अपडेटेड नहीं हूँ, हमारे कोई यहाँ खुफिया मुआहदे नहीं हो रहे हैं जिसका मुझे इल्म नहीं होगा, और शायद ये तासुर दे रहे हैं कि मुझे पता नहीं है। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आने वाले कल में पाकिस्तान में आएगी तो उसका फ़ायदा कौम को होना है, मेरी ज़ाती ज़ात को या इमरान खान साहब की वज़ीर आज़म की ज़ाती ज़ात को नहीं होगा। तो इसलिए ये घबराहट में ना रहे जो 45 दिन में ये अकाउंटेबिलिटी क्या फैसला किया, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। बोलने दे रहा, बोलने दे एक सेकेंड। दूसरा चांडियो साहब जिक्र कर रहे थे 18वीं तरमीम का, जी हम उस पर जो है ना कोई शब खून मारना चाहते हैं। तो चांडियो साहब, चौधरी साहब ही कौम को बता दें कि 18वीं तरमीम के तहत जब सूबों को मजबूत किया गया था तो इन्होंने कितना तलीम पे काम किया है, इतना कितना हेल्थ पे काम किया है, कितनी पुलिस ठीक की है, कितने सूबे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली ठीक कर दिए हैं। तो उस तरफ भी तो ये कुछ करने में नाकाम रहे हैं, जो ये बार बार मैं देखता हूँ ये दोनों जमातें 18वीं तरमीम का रागला आप रही होती हैं। अब मैं आता हूँ आपकी असल बात की तरफ। देखें, इसहाक डार साहब ने मनपसंद लोग लगाए, यही वजह थी कि इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया, और जिस तरह आज कबीना में बाकायदा मंजूरी दी गई है कि जो जो जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं बेहतर लोग मिलते जा रहे हैं, हम डॉक्टर साहब लगाते जा रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ देर ज़रूर है थोड़ी बहुत, जो आप बात कर रहे हैं कि अभी तक क्रैकडाउन जो है वो तेज़ी से हो जाना चाहिए था, जहाँ चेंज लानी थी, तब्दीली लानी थी इदारों में, सरबराहान की शक्ल में वो आ जानी चाहिए थी। इंशाल्लाह ताला हर जगह आएगी, लेकिन ये है कि हम देख के लोगों को पिक करके लगा रहे हैं ताकि हमें वो नताइज मिल सकें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसका हमने कौम से वादा किया है। महंगाई की ये जो बात करते हैं, तो जो ये इन्होंने कर्जे लिए, करप्शन की, उसके दो ही रास्ते हैं, या तो हम फिर वही सर्कुलर डेट जो गैस के ऊपर 150 अरब रुपए का ये छोड़ के गए हैं PMLN वाले, उसको हम 250 अरब कर दें। तो या फिर वही था कि थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते, कम से कम आम आदमी पे बोझ डाला गया है, और जो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं डॉक्टर साहब उन्हीं पे बोझ डाला गया है। तो फिर बिजली का भी आप देखें सर्कुलर डेट यही लोग छोड़ के गए हैं, मुआशत को तबाह हाल ये लोग छोड़ के गए हैं, हम तो उसको दुरुस्त सिमत में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, मैं जो सुन रहा था जो कह रहे थे जी इन्होंने यहाँ गलत कर दिया, वहां गलत कर दिया, 45 दिनों में आकर हमने क्या ठीक कर देना था। या तो ये कोई ऐसा चांडियो साहब कोई क्लिप मुझे बता दें, या चौधरी साहब जिसमें इमरान खान साहब ने कहा जी आते सारी 50 दिन में जो है ना हम इसको जो है यूरोप बना देंगे, पाकिस्तान को जर्मनी बना देंगे। एक वक्त लगेगा, मुश्किल वक्त है, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन हम कौम के सामने डॉक्टर साहब एजेंडा रख देंगे, सिम्मत का तयन हो जाएगा कि इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद सालों में 1-2 साल में पाकिस्तान कहां खड़ा होगा। बिल्कुल डायरेक्टिव्स देंगे, ये डायरेक्टिव्स का हम इंतजार है। 100 दिन जरूर, बिल्कुल 100 दिन नहीं बल्कि 1 साल मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ डिलीवर होना चाहिए, आना चाहिए रास्ते में। लेकिन अभी जो हमने सुना है कि दोबारा अगर आप IMF की तरफ जाते हैं, अगर ये फैसला कर लिया है तो फिर वही वाली बात हो गई कि IMF से कर्ज लो और सारा काम करो, खुद कोई चीज़ ना करें, सख्त फैसले ना करें, कुछ और प्रोडक्शंस ना करें, इक्तसादी पॉलिसी नहीं बनाएं जिससे हम IMF से निकल सकें। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा आगे चल के। जी मौलाना बख्श चांडियो साहब, मेरा एक सवाल है सर, क्या पार्लियामेंट के अंदर आप जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, आप इस पे जो सवाल जवाब देना चाहें दें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्या आप PMLN के साथ खड़े हैं कि जी ये जो कमेटी का चेयरमैन होगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, या आप समझते हैं कि ये हुकूमत की इख्तियार है कि वो किसी को भी लाए और पीपल्स पार्टी उसे सपोर्ट करेगी? क्या कहते हैं? एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, हमारी तनकीद का मतलब हुकूमत के खिलाफ कोई मूवमेंट चलाना नहीं है। हम चाहते हैं इस हुकूमत को टाइम मिले, ये हुकूमत मुद्दत पूरी करे, हम इसके खिलाफ नहीं है। हम जमहूरियत का तसल्सल चाहने वाले लोग हैं, हम क्यों इसके खिलाफ करेंगे? लेकिन हक बनता है। 8 दिन हुए भाई, 8 दिन की बात नहीं है। आपने कहा था हमारे पास वो टीम पड़ी है, आते ही बस सामरी जादूगर आ जाएंगे। भाई वो आपके सामरी जादूगर कहां चले गए? आपको ये मेरे दोस्त को बताएं, तकीरें सुने डी चौक की और जलसे आम के खान साहब की, ये कह रहे खान साहब ने कब कहा था मैं यूं कर दूंगा। तकीरें सुने आप, पता नहीं नए आए हैं, पता नहीं क्या।
हम तो मुखालफों कर हमें मैं इनको 4-5 हो जाएगा, हो जाएगा। सिर्फ आप जरा सुने, आप जरा सुने जी, डॉक्टर साहब सुने ना, बुरी बात है, बुरी बात है दूसरे के बीच में बोलना। आप सियासत नहीं करते ना, आप लड़ाई करते हैं। यार सुन तो लें, जरा सब्र तो करें। आपके सामरी हैं कहाँ? बोले बोले चांडियो साहब, बोले सामरी जादूगर आपके कहाँ? आते ही सिर्फ ये कर देंगे तो यूं हो जाएगा। वो खान साहब की तकीरें सुने जाकर, पता नहीं आप नए आए हैं तहरीक इंसाफ में, नया आए हैं सोनिया, वो तकीरें तो याद करो खान साहब की। खान साहब ने कहा क्या क्या वो तो देख लो, फिर आप हमें कहो। अब आप छोड़े यार, अभी अभी आप हाँ साहब ने कहा था जिसने जेलों में डालेंगे, थोड़े दिन ठहर के असेंबली की बात, असेंबली की बात शुरू हो गया। सुने पहले असेंबली की बात सुने ना, अगर डॉक्टर ऐसे बोलेंगे प्रोग्राम खराब हो जाएगा ना। अब ये मुझसे पूछ रहे थे, आप बोले पूछ रहे थे आपने क्या किया। अवाम का एतमाद बता रहा है कि हमने क्या किया। इंतखाबात में हम पर अवाम का एतमाद देखें, फिर आपको पता चल जाएगा कि सूबे में हमने सेहत पे क्या किया, उस पे क्या किया है तो अवाम ने एतमाद किया है। हम कोई किसी गैबी कुव्वत की ताकत पर नहीं जीत के आए, हम अवाम की कुव्वत पर, अल्लाह की दी हुई ताकत से जीत के आए। अब भी कहते हैं जहां मौक़िफ़ तारीक इंसाफ का है, जो जमहूरियत के मुनाफी नहीं है, जो पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं है, जो सियासी कल्चर के खिलाफ नहीं है, हम कब कहते हैं कि हम उनको गिराना चाहते हैं? हम कहते हैं कब कहते हैं कि हमने मूवमेंट चलानी है? हम हैं। लेकिन जहां आप नून लीग की बात करें, नून लीग अपोजिशन की जमायत है, हमने कहा हुआ है अपोजिशन में हम हैं, उन्हीं बेंचों पे बैठते हैं, जो बातें अच्छी लगेगी, जो बातें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बताएं सर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बताएं। सीधी बात है, आप सपोर्ट करेंगे? ये एक रिवायत बन गई है। बेनजीर साहब और मियां साहब ने एक बातचीत करके तय किया था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हुकूमत का गिरेबान है, वो किसी दूसरे के हवाले। ये काम पहला पीपल्स पार्टी ने किया। हमने चौधरी निसार अली खान जैसे इंतहाई सख्त मुखालिफ को भी हमने अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लगवाया। फिर रिवायत चली, अब भी रिवायत है अपोजिशन लीडर को। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। मैं एक सेकंड देखिए डॉक्टर, मैं आपको मौका दूंगा सर, क्योंकि वक्त नहीं है ना। मैं आप इसके ऊपर कहना, मैं तो सही, आप कुछ बोलना चाहते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले ले कोई जाफर इकबाल साहब। मैं अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डबल स्टैंडर्ड देखें कि एक तरफ वफाक में यह मुतालबा करते हैं कि कायद हस्ब इख्तलाफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए, लेकिन जब ये सिंध में मौजूद होते हैं तो कहते हैं कि जी ये कोई कानून नहीं है, ये तो रवायत है। और पिछली हुकूमत में भी इन्होंने कायदे हस्ब इख्तिलाफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया, और आज भी इस पर अमल करते हुए इन्होंने इनकारी हैं। तो होना ये चाहिए कि जो बात वो वफाक में कहते हैं वो बात उन्हें सूबाई हुकूमत में भी करनी चाहिए, लेकिन तासुब पे मबनी फैसले किए जाते हैं और जिसे कहते हैं शहरी इलाकों को नजरअंदाज करने के लिए फैसले किए जाते हैं। मैं समझता हूँ इन डबल स्टैंडर्ड को खत्म करके जो फैसले वफाक में करे वो सूबाई में भी करे। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक इनका कमेंट्स आ गया, जरूर आप देंगे आगे चल के, लेकिन उसके पास जाफर इकबाल साहब की तरफ भी आना है, डार साहब की तरफ। एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूं नाज़रीन, फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक जी। जाफर इकबाल साहब, एक सवाल रखता हूं, फिर जो आप बोलना चाहें जरूर बोलिए। आपने बहुत सारी बातें सुनी है, वो ये है कि किस तरीके से हुकूमत इस बात को एग्री करे कि जिसका आपका एहतसाब होना है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, उसका चेयरमैन वही आदमी लग जाए। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, बड़ा आपका अहम सवाल है। हुकूमत के एहतसाब करने के लिए अगर हमारे दौर का, पीपल्स पार्टी के दौर का, उससे पीछे जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, शायद परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर का तो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, फ़रोग नसीम साहब के और फवाद साहब के बैठे हुए और बहुत सारे वो जो उनके मुआवनीन और साथी हैं। चलें हमारी दो हुकूमतों की बात कर लेते हैं। एमक्यूएम भी है सर, हर वजीर के एमक्यूएम भी है, एमक्यूएम भी साथ तशरीफ फरमा है, तो परवेज़ इलाही साहब भी साथ। तो इनके पास हर वज़ीर का इख्तियार है कि मेरे दौरे हुकूमत का
चांडियो साहब के दौरे हुकूमत के, किसी भी मामले को देखना चाहें कमेटी बनाएं, खुद अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें, और अगर कहीं कोई इल्लीगलिटी पाई गई है तो उसे रेफ़र कर दें FIA को, नैब को और कहीं भी। जहाँ तक अपोजिशन की जमातों की बात है, उनके पास हुकूमत के डे टू डे अफेयर्स के जो अभी इन्होंने बजट पेश किया, गो उस बजट के अंदर तबाही के अलावा कुछ नहीं। आज गैस की कीमतें कितनी बढ़ी, बिजली की कीमतें कितनी बढ़ रही हैं, और उसका असर एक आम आदमी पे जो बकौल उस्मान डार साहब के नहीं पड़ रहा कि 5 रुपये किलो घी महंगा हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं, बिजली के पर यूनिट महंगे हो जाएंगे कोई फ़र्क नहीं। शायद इनकी नज़र से और तब्दीली की नज़र से यही हो। तो बाकी चीज़ों का भी जो बजट इन्होंने मुतय्यन किया है उसे चेक करने के लिए कि क्या हुकूमत वाक़तन वो खर्च कर रही है और दुरुस्त कर रही है, तो अपोजिशन की जमातों के पास एक ही फोरम है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। हाँ, अगर इनके नए पाकिस्तान के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं होगी तो भी भला, जैसे ये सोचेंगे करेंगे। इनके वज़ीर दिफा पिछले 10 दिनों में गायब रहे, किसी मंजर पे आपको नज़र नहीं आए। अभी कह रहे थे उस्मान डार साहब कि इमरान खान साहब का कोई फ्रंट मैन नहीं है और हमारे कोई ऐसे वैसे नज़र नहीं आते। मैं इनको याद दिलाऊंगा कि चीफ जस्टिस साहब ने करामत खोखर साहब जो इनके MNA हैं लाहौर से और मंशा बम साहब का जिक्र किया और पूछा कि क्या ये नया पाकिस्तान है। उन्हीं साहब की तस्वीरें नज़र आईं सबको, इमरान खान साहब के साथ भी, अलीम खान साहब के साथ भी, और पुलिस को रोका कि कब्ज़ा माफिया को नहीं पकड़ना। उससे पहले जो DPO पाकपतन वाला किस्सा है उसमें जो है इसका अपना बनी गाला महल की क्या इंटरवेंशन थी वो भी आपके सामने आ गई। और अभी आज का किस्सा है कि महमूद उर रशीद साहब के बेटे को पुलिस ने चेक करना और पूछना चाहा तो वो पुलिस मुलाजमीन को 2 घंटे तक अगवा करके और अपने दोस्तों के साथ मिलके मारते और पीटते रहे। और फिर लगता है आपके नक्शे कदम पे निकल गए ये लोग था। अभी जुल्फी बुखारी साहब का नाम आया तो वो एक अरबपति जो है वो हमारा नुमाइंदा बना के इन्होंने, जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, जो यहाँ का टैक्स पेयर नहीं है, जिसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट नहीं है, वो इनका स्पेशल चैलेंज हो गया सर, कोर्ट में चैलेंज ओवरसीज। आज इनको बनी गाला का नोटिस मिला है, CDA वाले एक नोटिस देकर आए हैं कि बनी गाला के महल की तामीर चले काफी झूठ बोल दिया, मुझे बोल रहा है इसे रेगुलराइज किया जाए। उनको जवाब देने दें। देखें डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल था ये नून लीग वाले कम से कम अपोजिशन में बैठ के ये सच बोलेंगे। असल ये बुखलाहट का शिकार हैं, घबराए हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि मौला बख्श चांडियो साहब का भी नाम वो FBR के 185 जिन पे करप्शन पे क्रैकडाउन होने जा रहा है, शायद ये उनका नाम ना बीच में हो। एनीवे, मैं आपको 5-7 काम बता देता हूँ, प्रोग्राम भी आपने क्लोज करना है। देखें, एक इनसे पूछे चोई साहब से, ये 10 सालों में पंजाब में कब्जा माफिया पे क्रैकडाउन नहीं कर सके और आज क्रेडिट जाता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को। FBR के अंदर जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए थे उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया 185 लोगों के ऊपर। ग्रीन पाकिस्तान की कैंपेन हमने स्टार्ट कर दी है, क्लीन पाकिस्तान की कैंपेन स्टार्ट होने जा रही है। सफारती महाज पे जिस तरह डटकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वज़ीर ख़ारजा आज की हुकूमत ने पेश किया, ये लोग तो कुलभूषण का नाम लेते हुए डरते थे, खुल के बात की है कि भारत दहशतगर्दी कर रहा है। APS की बात की है हमने मुस्लिम उम्मा की वकालत की है नमूसे रसालत पे। ये बात कर रहे हैं, आपने किया क्या 45 दिन में? हमारी ऑस्टोरिटी कैंपेन पे जो अरबों रुपए हम बचा रहे हैं और 100 दिन के बाद कौम के सामने रखेंगे। एक फिगर देता हूं डॉक्टर साहब, ये चैलेंज करें मुझे चौधरी साहब के 70 से 80 करोड़ रुपए CM हाउस पंजाब में सिर्फ इंटरटेनमेंट के नाम पे उड़ाए गए हैं, कौम के सामने रखने जा रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं जी ये गाय भैंसे बेचने की बात कर रहे हैं मौला बख्श चांडियो साहब, हम भी समझते हैं, लेकिन ये अलामती आइडेंटिकल मैसेजेस हैं पाकिस्तान के साहब। 30 सेकंड है आपके पास। जो लोग ये समझते हैं आपकी हुकूमतों में हमारे टैक्स के पैसे पे याशियां कर रहे हैं, हम तो अपने ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। आज से पहले वज़ीर आज़म ने डॉक्टर साहब टैक्स दिया था, आज से पहले किसी गवर्नर ने टैक्स दिया था, वज़ीर आला ने दिया था। ये है वो चेंज। और जरा सुने तो सही सी, ओ यार सुने तो सही डॉक्टर साहब, 30 सेकंड। मेरे लिए तो जो इनको अच्छा लगे वो करें, FBR जो भी कहने लगे। मैं सिर्फ उनको छोटा सा मशवरा देता हूं। मैं कह रहा हूं कंटेनर से नीचे उतर आओ, D चौक से असेंबली की तरफ आ जाओ, यकीन कर लो आपको हुकूमत मिल गई है।
अब हुकूमती फैसले करो जिनका आवाम की जिंदगी पर बेहतर असर बैठ गए। ठीक है। विचारों का बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हुआ चाहता है। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।